हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो एक नई सीरीज के साथ दोबारा मिलते हैं। पावर ऑफ पीवाईक्यू नाम से स्टार्ट करेंगे ये सीरीज। आपको मैं बताऊंगा कि इसमें पीवाईक्यू की क्या इंपॉर्टेंस है और आपको रियल में पता चलेगा। कई बच्चों को तो पता भी नहीं है कि पीवाईक्यू की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उनको कैसे सोल्व करते हैं और कहाँ कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है, उसकी थीम क्या होती है। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, लेकिन वो जिस थीम पे रिपीट होगा, ये मैं कह सकता हूँ कि वो रिपीटेड थीम होगी। और वो कौन सी थीम होगी वो भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ पीवाईक्यू की पावर देखेंगे कि रियल में होता क्या है पीवाईक्यू। काफी बच्चों को तो पता भी नहीं है कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्या होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस नवीन सर करेंगे, यानी कि मैं कर रहा हूँ आपका एनालिसिस इस पीवाईक्यू का। आपको बताएंगे कि कैसे एनालिसिस करते हैं पीवाईक्यू का। ये थोड़ा सा डेटा दे रखा है, इसके बारे में कौन से क्वेश्चन कितने शब्द का आता है। लिप्सो लिखना पड़ेगा आपको, वो देख लेना आप, ठीक है। हर बार बदलता रहता है थोड़ा थोड़ा ही। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको ध्यान से देखना है कि मैं किन शब्दों पे जोर दे रहा हूँ और बोर्ड किन शब्दों पे जोर दे रहा है और कौन से क्वेश्चनों को रिपीट करने की कोशिश करता है बोर्ड। तो देखिए, पहला सवाल पूछा है उसने। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। राइट। ये डेफिनेशन आपकी बुक में ऐसे चार्ट बनाकर दे रखा है, तीन डेफिनेशन दे रखी है मानव भूगोल से रिलेटेड। ठीक है। इसने पूछा है कि ये जो डेफिनेशन दी है ना, उस भूगोल वेता का नाम बताओ। मैंने आपको नोट्स पढ़ाते टाइम ये बोला था कि जो डेफिनेशन बताई जा रही है, तीन डेफिनेशन बताई थी फर्स्ट चैप्टर में मानव भूगोल की परिभाषा से रिलेटेड। एक डेफिनेशन थी रेडजेल के अनुसार, एक एलएनसी सैंपल के अनुसार और एक थी पॉलीविडाल के अनुसार। देखो, यहाँ जो डेफिनेशन पूछा है, जो डेफिनेशन दी गई है वो एलएनसी सैंपल की दी गई है। लेकिन हमें एलएनसी सैंपल के अलावा रेड जेल की डेफिनेशन भी याद करना है। ठीक है। और हमें पॉलीविडाल की डेफिनेशन भी याद करना है। इसका मतलब हुआ कि ये थीम है। देखो, आप कह रहे थे ना थीम क्या होती है, ये थीम है। कौन सी? मानव भूगोल थीम है इसकी। मानव भूगोल की जो डेफिनेशन है ये थीम है। अब इसमें से अलग से जाकर पूछा है उसने, एलएनसी सैंपल की डेफिनेशन दी है और भूगोल वेता का नाम पूछ लिया और देखना आगे जो पीवाईक्यू हम करेंगे उन्हीं में डेफिनेशन को एमसीक्यू में भी पूछेगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर किन किन चीजों को तैयार करना है। चीजों को तैयार करने की रेड जेल के अनुसार जो डेफिनेशन है, ठीक है, और पॉलीविडाल की जो डेफिनेशन है उनको तैयार करना है। आप जाके रिवीजन सीरीज में फर्स्ट चैप्टर को दोबारा रिवाइज करेंगे पीवाई को देखने के बाद में। ठीक है। तो हमें पता चला कि कौन सी थीम को रिपीट कर रहा है वो मानव भूगोल की परिभाषा को। एलएनसी सैंपल पूछा है, रेड जेल और पॉलीविडाल भी याद करना है आपको अच्छे से, क्योंकि उसका फेवरेट टॉपिक है रेड जेल और एलएनसी सैंपल। पॉलीविडाल को नहीं पूछा हुआ है, लेकिन वो साल बुरा आपका ही नहीं हो जिसमें पूछ ले वो। तो हमें तैयार रहना है पहले से। थीम हमारी आइडेंटिफाई हो गई है, मानव भूगोल की परिभाषा। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व। देखिए, अब एक सवाल ये है कि मानव भूगोल की जो फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर है उसमें दोनों में, पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों में जनसंख्या घनत्व है। उसकी डेफिनेशन दे रखी है और डेफिनेशन को दोनों में दे रखा है। तो डेफिनेशन एक ही है, इक्वल डेफिनेशन है, तो क्यों ना एक जगह से याद कर लो उसको। तो देखिए, ये एक नंबर का पूछा है। कई बच्चे क्या करेंगे, डेफिनेशन डेफिनेशन लिख के आएंगे और कई बच्चे सूत्र भी लिख के आएंगे। मैं मैं आपको ये कहता हूँ, आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो डेफिनेशन से ही तो सूत्र बन रहा है, तो सूत्र को भी लिख दो, क्यों ना। देखो, इसी डेफिनेशन से आगे क्या करेगा वो, एग्जाम्पल बना देगा, देख लेना। ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि अब इसके साथ क्या याद करना है, इसके साथ याद रखना जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, ये याद रखना है, अच्छे से याद करना है इसको बच्चे से। ठीक है। ये थीम है इसकी कि भाई इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे टॉपिक है वो हमें याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो, पूछा है हमें मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में क्या अंतर है। हमने अभी हाल ही में पढ़ा है रिवीजन सीरीज में कि इन दोनों में क्या अंतर है। मैंने क्या बोला था कि हमने श्रमिकों को वर्गीकरण कर रखा है तीन आधार पर, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। इनमें से दो पूछ रहा है और मैंने उसी टाइम बताया था कि ये दो मुख्य श्रमिक या प्रमुख श्रमिक जो है और सीमांत श्रमिक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है।
इसने पूछा इनमें मुख्य आधार क्या है, तो आधार यही है कि मुख्य श्रमिक 183 दिन से अधिक काम करता है, यानी कि 6 महीने से अधिक काम करता है, और सीमांत श्रमिक 183 दिनों तक काम करता है, उससे कम दिनों तक काम करता है। इनका मुख्य आधार यही है, इन दोनों में अंतर का। क्लियर हुआ? तो याद रखना है कि अब इसमें याद करने वाला पॉइंट कौन सा है, इसमें याद करना है कि श्रम की प्रतिभागिता दर क्या है। श्रम की प्रतिभागिता दर क्या है, ये याद रखना है आपको अब इसके साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट, नियोजन के उपागमों के नाम लिखिए। प्रादेशिक और खंडीय नियोजन, यानी कि उसके दोनों पार्टों के नाम पूछा था उसने। लेकिन ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनाएगा, और हाल ही में 2024 में भी क्वेश्चन बना रखा है। ठीक है, पूछा था नियोजन क्या है, और सुख संभावित क्षेत्र से संबंधित जो भी था उस रिलेटेड कुछ पूछा था उसने। याद क्या करना है भाई, वो उससे जुड़े, अब ये थीम है, नियोजन क्या है, इसकी थीम है। अब इससे जुड़ी हुई चीजें आपको सारी तैयार करनी है चैप्टर से, नोट्स से इससे जुड़ी हुई सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी है, तैयार करनी है। मैंने पहले ही कहा है कि आपको पीवाईक्यू की अंडरस्टैंड अच्छे से है ना, उसकी थीम की अंडरस्टैंड अच्छे से है ना, तो आप 2025 का पेपर पहले से ही प्रिडिक्ट कर लोगे कि यहाँ से पूछ लिया है और यहाँ से पूछने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व व्यापार की कुल विश्व व्यापार में कुल मात्रा में भारत की भागीदारी कितनी परसेंट है, ये उस टाइम था लेकिन अब हटा दिया है इसको। भूमध्य सागर प्रदेश की, ये भी हटा दिया है। ठीक है, परिवहन जाल क्या है, ये याद रखना है। ठीक है, हाल ही में नोट्सों में किया था अपन ने, परिवहन जाल क्या है। ठीक है, तो ये देखना है आपको। अब इससे जुड़ी हुई सारी चीजें देख लेना है कि संचार क्या है। ठीक है, उपग्रह संचार क्या है, दूर संचार क्या है आपका, ये सारी इससे जुड़ी हुई सारी क्या है, ये थीम है। मैं आपको बार बार में एक शब्द पे जोर कर दे रहा हूँ, कौन से शब्द पे, थीम पे, कि उससे जुड़े हुए सारे जितने भी टॉपिक है, हमारी जिम्मेदारी है उन सभी को तैयार करना, क्योंकि बोर्ड उससे जुड़ी हुई चीजें ही पूछेगा, थीम पर ही बोर्ड पूछता है। बोर्ड को पता है कि ये अब ये पूछ लिया तो अब ये पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये हट गया है। ठीक है, देखो क्या बोला है नवा क्वेश्चन, विश्व के सुदूर प्रदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदार से तत्काल संपर्क हेतु साधन बताइए। क्या आप उसे तुरंत, जो दूर रह रहा है विश्व के किसी दूसरे कोने में, तो उससे संपर्क करने के लिए कौन कौन से साधन है। वर्तमान में तो बहुत सारे हैं, जैसे साधन पूछा है तो जैसे कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो व्यक्तिगत में ईमेल, जीमेल, व्हाट्सएप वगैरह जो भी तुम बोलते हो वो सब कुछ आ जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, नगरीय क्षेत्र में सड़क तंत्र पर यातायात संकुलता, संकुलता का मतलब ग्रुप की समस्या, मतलब यातायात हो जाने के लिए, भीड़ भाड़ हो जाने के उसके दो कारण बताइए। ठीक है, ये भी लॉजिकली क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, ये हट गया है आपका। बार बार, यदि 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 भारत में महिला शिक्षा 100% हो जाए तो जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी लॉजिकली सवाल है। अब आप कहेंगे सर हर जगह आप लॉजिक क्यों, बेटा अगर आपका ये टॉपिक क्लियर है ना, जनसंख्या वृद्धि वाला, तो आप ऑटोमेटिक इसका आंसर निकाल। अब मैं यहाँ पर आपको सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, मेरा काम है कि आपको पीवाईक्यू की अंडरस्टैंडिंग बनवाना, एनालिसिस करवाना, कि कौन से टॉपिक को पूछता है, कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है, और कैसे पूछे जाने की संभावना है। इन टॉपिकों पे काम करना है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश में यात्रा के दौरान आप किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों का अवलोकन करेंगे। मैंने आपको नोट्सों में पढ़ाया है कि ग्रामीण बस्तियां कितनी प्रकार की, 4 प्रकार की थी। गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित, फलीकृत और एकांकी बस्तियां। आपको क्या करना है, देखो ये क्षेत्र पूछा है, ये क्षेत्र पूछ लिया, और किस प्रकार की बस्तियों से जुड़ा हुआ है ये पूछा है उसने। तो आपको क्या करना है, इन बस्तियों के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये बस्तियां कौन से क्षेत्रों में उपलब्ध है या कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है कि हाँ, अब मुझे यहाँ पूछा है तो वो क्षेत्र स्थान पूछ रहा है, तो हो सकता है कि आगे पूछे कि, और आगे देखना कई बार पूछा है कि पल्लीकृत बस्तियों की स्थानीय नाम क्या है, कई बार पूछा है। तो हमें याद रखना है। और एक बार तो पूछा है कि विश्व के सुदूर जंगल प्रदेशों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, सुदूर जंगलों में किस प्रकार की एकांकी बस्तियां पाई जाती है, गंगा के डेल्टाई मैदानों में कौन सी बस्तियां पाई जाती है। अब ये कौन से इलाके में आता है, ये अब मैं आंसर नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवाने वाला हूँ कि टॉपिक के प्रति क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य में ये हट भी गया है, कई जगह दे भी रखा है, कई जगह नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, फिर भी देख लेना। लेंगुन झील और पच्ची झील, ये ध्यान में रखेंगे। देखो ये क्या पूछे कि उसके उपयोग क्या है, जो लेंगुन झील और पच्ची झील है उसका उपयोग क्या है, और ये कहाँ पाए जाते हैं। देखो सवाल दो है, क्वेश्चन को देखो, मार्किंग क्या कर रखी है, एक 1+1, यानी कि एक नंबर का तो ये है कि दोनों कहाँ पाए जाते, तो एक नंबर का आपकी इसकी उपयोगिता, और दो उपयोगिता बतानी है दोनों की मिक्स करके। ठीक है, तो एक और बात अब देखना, आगे पूछेगा
पजल से रिलेटेड चीजें पूछेगा। तो हमें इन दोनों से जुड़ी हुई जो जहां पर भी मटेरियल मिल रहा है उसको हमेशा, ये थीम है बेटा, इसको अच्छे से तैयार करना है ताकि इससे जुड़ी हुई अब आगे कुछ भी पूछे मैं रेडी रहूंगा पहले से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गंदी नगरीय गंदी बस्तियों की कोई चार समस्या। अब ये टॉपिक करवाने वाला नहीं है। आप एक बात हो, शहर में जो गंदी बस्तियां होती है उसकी चार समस्या क्या है? ई वेस्ट नहीं है वहां पर, कूड़ा कचरा ज्यादा है, ठीक है, साफ सफाई नहीं है, गंदी नालियां हैं, और औद्योगिक प्रदूषण ज्यादा है। काफी सारी है, लेकिन आपको चार लिखना है रोमन संख्या कर करके। तो देखो ये चार भागों में बांट दिया। आपकी जैसे जो समस्या होगी सही, उसको उस हिसाब से नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये लॉजिकली सवाल है। ऐसे सवालों को करवाने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी आप जानते हो उन चीजों पर। नेक्स्ट है उत्पादन में निर्माण की स्थल उत्पादन तकनीक व निर्माण स्थल के आधार पर कुटीर और देखो, लास्ट में जाओ ना, उसने किस चीज के बारे में पूछा है, ये पूछा है उसने। बाढ़ में जाइए, इसने क्या दे रखा है, मुझे इससे मतलब ही नहीं है, मुझे तो टॉपिक पे जाना है ना। टॉपिक ये है आपका। ठीक है, और अब ये आकार के आधार पर दे रखा, कई बच्चे इसे झगड़ने लगेंगे कि सर उसमें उत्पादन की तकनीक और निर्माण किस तरह से आधार पर जाएगा। अरे छोड़ो ना, आपको तो ये दोनों पूछा है, इन दोनों में अंतर करो, खत्म कहानी। एक एक नंबर का है, अंतर बताओ। लेकिन आपको याद रखना है क्या, कि सर इससे जुड़े हुए जितने भी हमने टॉपिक पढ़ रखे हैं, जैसे बड़े पैमाने पर कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, आज अभी तो इसने यहाँ पर दोनों में अंतर पूछ लिया। हो सकता है आगे वो बड़े पैमाने वाले उद्योग की चार विशेषता पूछ ले, पांच विशेषता पूछ ले। तो इसका मतलब हो गया ये थीम है हमारी। अब ये टॉपिक सारे हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ताकि बोर्ड में आगे जो सवाल पूछे तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर रहे। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये हट गया है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक आधुनिक जीवन शैली की ध्वनि प्रदूषण से उत्तरदायी क्या है? आधुनिक जीवन शैली की यानी कि देखिए मॉडर्न लाइफ स्टाइल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉइज पोल्यूशन, एक्सप्लेन करो। भाई वर्तमान समय में जो ध्वनि प्रदूषण है ना, वो उसके उत्तरदायी क्या है, कारण है, और जीवन शैली को किस प्रकार से बदल रहा है। तो मैंने कई बार आपको समझाया है कि जितने भी चार प्रदूषण है ना, उन चारों प्रदूषण को आपको पता होना चाहिए कि वो किस वजह से होते हैं, यानी कि कारण पता होना चाहिए, और आप उनको कैसे कम कर सकते हैं, उपाय क्या है। आपको चारों पर आज ही से आपको चारों प्रदूषणों के दो दो तीन तीन पांच चार चार कारण लिखना है और चार चार ही उपाय लिखना है, ताकि ऐसे सवालों को आप इजिली सोल्व कर पाए। 2 नंबर का पूछा था, उत्तरदायी कारक पूछ रहा है वो। ठीक है, ताकि जीवन शैली को किस प्रकार से प्रभावित करता है। नेक्स्ट, अ, ये देखो मैं आपसे बोल रहा था जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड सवाल पूछेगा वो। ठीक है, जनसंख्या ने तो पूछा, जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड पूछ लिया उसने। ठीक है, कि जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे सूत्र जनसंख्या घनत्व का। तो इसके साथ टॉपिक कौन सा तैयार करना है हमें? जनसंख्या वृद्धि। कौन सा तैयार करना है? जनसंख्या वृद्धि, ये वाला टॉपिक आपको तैयार करना है। और इस टॉपिक को उम्मीद है कि आगे जाके पूछेगा जरूर, पक्की बात है। ये सूत्र से हमने निकाला कि जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को नीचे रखते हैं, जनसंख्या को ऊपर रखते हैं, तो भाग देने पर ये आता है 116, 162 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, भाग देने पर ये आता है। आपको याद रखना है, वो डेफिनेशन ना पूछकर आपसे पूछ रहा है, ये एक सवाल दे दिया उसने मैथ का, मैथमेटिकली पूछ लिया उसने आपसे कि आपको इस टॉपिक के प्रति, अगर देखो आपको ये आपको आता है निकालना जनसंख्या घनत्व, तो इजीली आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा टॉपिक। ठीक है, कैसे पावर पी वाई क्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, इसका मतलब है कि हमें डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट, ये हट गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट इंदिरा गांधी नहर। अब आपको मैंने एक बार बोला था नियोजन वाला जो चैप्टर है ना, उसको ढंग से देखो। नियोजन और सतत पोषण विकास से संबंधित एक चैप्टर है आपके, उसको ढंग से देखो। और इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र सतत पोषण विकास को बढ़ावा देने हेतु किस प्रकार से उपयोगी सुझाव दीजिए। तो पहले तो आपको, अब ये तो पर्सन पूछा है, अब आपको पूछ पता होना चाहिए सतत पोषण विकास क्या है। दूसरा पता होना चाहिए इंदिरा गांधी नहर का मानचित्र क्या है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे। अब सर कैसे तैयार करेंगे? अब आगे जो मैं बोल रहा हूँ उन टॉपिकों को आप पहले से तैयार रखो, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब थीम बोल रहा हूँ मैं। और देख लेना पक्की बात, 2025 के टॉपिक देख लेना, मैं बताऊंगा आपको उसका सोल्व करके कि कौन से साल से उसने कौन से थीम को रिपीट किया है, और कौन से सवालों को रिपीट किया है, और कौन सी जगह से पूछा है उसने। देखना मैं सोल्व करके दिखाएंगे, बताऊंगा आपको। ठीक है, आगे ये मैं पूछा, इजी मैं पूछता है, देखो आपको मैं पहले बता देता हूँ, जो मैं पूछता है ना वो इजी लैंग्वेज इजी लोकेशन पूछता है, जो आप जनरली सुन रखे हो। ठीक है, जैसे लंदन इंग्लैंड कई बार सुन रखा है। ठीक है, बस आपको एक ये जो मैं आपको क्लैरिटी फॉर एनसीईआरटी बाय नवीन जो टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आपको मैं लोकेशन अपलोड करूंगा, उन लोकेशनों को आपको बहुत अच्छे से देखना है,
और अच्छे से मतलब अच्छे से देखना है और एक खाली मैप में भरना है उनको, ठीक है, ताकि आपकी लोकेशंस मैप के फालतू के जो 2 नंबर है वो कटे नहीं आपके, ठीक है। ये लोकेशन देख लेंगे। आपको जो लोकेशन मैप में पूछा जाता है वो ज्यादातर लाइफ डेली लाइफ में आप उन्हें सुने होते हो, ठीक है, ये एक ध्यान रखना नोट। इंडिया में क्या पूछा है, सूती वस्त्र केंद्र पूछा है, तो मुंबई सुना है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, ये मोटी मोटी ये स्थान आप ऑलरेडी सुन रखे हो। अब अगर आपको स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग याद है ना, तो आप जोड़ के देख लो, वही ये स्थान है, ठीक है। तो क्लियर हुआ, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अब देखो, अब इससे जुड़े हुए अब आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपकी जो संजीव है, संजीव पासबुक में, ठीक है, अब संजीव पासबुक से नहीं करो ना, तो जो खनिज वाला चैप्टर है ना, उसको आप इंडियन ज्योग्राफी में उसको आप अच्छे से करके जाना मैप में, वहां से पक्की बात है पूछेगा तो पूछेगा ही उसने, ठीक है। तो मैंने बता दिया कहाँ से तैयार करना है, संजीव में भी पीछे आपको 10-20 मैप दे रखे हैं, उनमें से रेडी कर लेना। अगर वो नहीं करो तो टेलीग्राम चैनल पे अपन कुछ लोकेशन शेयर करेंगे, उनको आप देख लेना, उनमें से हो जाएगा आपका अधिकतर काम, ठीक है। नेक्स्ट, साइबर स्पेस की उपयोगिता, 2500 सवाल क्या पूछा है, साइबर स्पेस की उपयोगिता। सी आते हैं आप समझ जाए करो, दीर्घ सवाल आ गए, इन द सेंस 3-3 नंबर के सवाल आ गए, ठीक है। क्या पूछा है, साइबर स्पेस की उपयोगिता, इंपोर्टेंस पूछा है उसकी, साइबर स्पेस वर्तमान समय में क्या उपयोगी है। लेकिन ये तो सवाल बनाया है, लेकिन इसकी थीम क्या है कि दूरसंचार क्या है, संचार क्या है, संचार के साधन कौन कौन से हैं। अब ये इसकी थीम है, अब इनको इनको भी तैयार करना है आपको इसके साथ, ठीक है, अंडरस्टैंड। पूछा है नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्या आशय है, इसके प्रकार को वर्णन कीजिए। द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक इसके प्रकार है, जो भी है आपको डेफिनेशन ऑलरेडी नोट्स में दे रखी है, आप अच्छे से वहां से जाके पढ़िए। लेकिन हमें क्या याद करना है सर, वो बताओ ना। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसने प्रकार पूछा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के, इसी चैप्टर से पूछेगा वो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधारों को वर्गीकृत कीजिए, समझाइए और देखना। 4 नंबर में पूछ रखा है, उसको बड़ा सवाल बना रखा है, लेकिन चैप्टर वही है ना, अंडरस्टैंड ये बनाना है कि एक ही चैप्टर से कैसे कैसे सवाल बना रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर पूछा है। अब सर कई बच्चे पूछेंगे, सर उसने तो ये नहीं बोला ना कितने अंतर लिखना है। हमेशा मैंने कितनी बार बोला है, मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखा जाएगा, कितना है देखो, 1+1+1 3, तो दीर्घ है, तो 3 अंतर लिखना है आपको दोनों को मिला के मिक्स करके, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको याद भी रखना है अच्छे से, ठीक है, मानव बस्ती वाले चैप्टर में ही। और देखो मानव बस्ती से ऑलरेडी ऊपर पूछ लिया एक हमसे, और उन 4 बस्तियों को भी नाम अच्छे से याद करना है, उनकी विशेषता को याद करना है, अच्छे से लोकेशन याद करना है। और ये भी अब थीम क्या है कि मानव बस्ती में रिलेटेड जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन सभी को हमें तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, संचार से क्या आशय है, और जनसंचार और संचार के साधनों को वर्गीकरण, जनसंचार के साधनों को वर्गीकरण कीजिए। 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और सार्वजनिक, जो भी है, ठीक है। लेकिन हमारी थीम क्या है, उसने संचार के साधन, देखो एक बार इस सवाल को देखो और एक बार इस सवाल को देखो, आपको ये नहीं लगता कि दोनों एक ही चैप्टर से पूछा है और दोनों की थीम है वो एक ही है, ठीक है। तो क्यों ना इस थीम को ही पूरा याद कर लेते हैं, इस थीम को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ताकि इससे जुड़े हुए कोई भी चीज पूछे हमें तो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, अच्छे से आंसर कर सके, अंडरस्टैंड। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये निम्नलिखित तुमको पूछ रहा है, देखो दो, अब तो क्या कर दिया 2022 के बाद में तो इतना इजी कर दिया पेपर का लेवल, क्यों, क्योंकि दीर्घ में है ना, जो हथवा आने लग गया है, मतलब आपको उसके नीचे भी आपको हथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है। यानी कि जैसे कि मान लो 3 हथवा 3 दीर्घ में पूछ रहे हैं, तो 3 दूना 6 होते हैं। यानी कि देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर साइबर स्पेस दिया तो उसकी हथवा में उसी चैप्टर का क्वेश्चन डालेगा वो। ये इतना आसान बना दिया इस बार, अब मार्किंग करना, मार्क्स लाना बहुत आसान हो गया। पहले कि आप 2000 ये 2016 का पेपर है, इसको करके देखो एक बार, आपको पता चलेगा कि कितना पेपर का लेवल कैसा होता था। आप 2024 का पेपर करके देखना, आपको लेवल पता चलेगा कि कितना इजी लेवल बना दिया है पेपर को, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने आपको कई बार बोला है कि देखो एक, कई बार मैंने बताया कि आप क्या करो, वो एक सीरीज याद रखो। जैसे कच्चा माल होगा तो उसको लाएंगे कैसे, परिवहन के द्वारा, परिवहन के द्वारा लाएंगे तो काम कौन करेगा, श्रमिक काम करेंगे, श्रमिक काम करेंगे तो तैयार माल को बाजारों में बेचेंगे, बाजारों में बेचेंगे तो पूंजी प्राप्त होगी। ये एक सर्किल है, इस सर्किल को आपको याद है, आई होप कि आपको याद होगी, और नोट्सों में ऑलरेडी ये अच्छे से डायग्राफ कर रखा है। आप देखो 99% नोट्सों से सारे सोल्व हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ 2022 के बाद में जो भी पेपर बने ना, वो नोट्सों से इजीली आराम से हो जाएंगे।
ये हम कह रहे हैं ये बात। यकीन नहीं है तो नोट्स को पढ़ के देख लेना, आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन वहां से हो रहा है। नेक्स्ट है ऊर्जा की। अब उद्योगों से जुड़ा हुआ देखो, अब मैं आपसे क्या समझा, थीम क्या है, थीम क्या है ये समझाना सर। थीम क्या है, आकार के आधार पर उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है, उनको अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। और अधिकार के आधार पर उद्योग कौन कौन से, सामुदायिक, मिश्रित वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये थीम है, उनको भी तैयार करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ऊर्जा के किन्हीं चार नवीकरणीय योग्य स्रोतों को विस्तार से समझाइए। ये आप आपको ध्यान में देना है कि इसने सवाल कैसे बना दिया। अपरंपरागत स्रोत नहीं देकर उसने बोल दिया नवीकरणीय योग्य स्रोत, ठीक है। तो ये याद रखना, अब इसका तैयार थीम ये पूछा है उसने, ठीक है। तो इन चार लिखना है, लेकिन हमें तैयार क्या करना है, इसकी थीम क्या है। थीम ये है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को भी तैयार करना है, जिसे अनवीकरणीय स्रोत बोलते हैं। ये तैयार करना है, ये इसकी थीम है। थीम क्या है, ऊर्जा। और ऊर्जा में क्या है, परंपरागत और अपरंपरागत। यहाँ पर पूछ लिया, लेकिन बोर्ड का पता नहीं क्यों है ये फेवरेट टॉपिक माना जाता है, बोर्ड यही ऐसे पूछेगा बार बार। या तो ये ऊर्जा पूछ लेगा, या सौर ऊर्जा पूछ लेगा, या फिर चारों को एक साथ पूछ लेगा। पता नहीं क्यों फेवरेट टॉपिक है, लेकिन भाई वो साल तुम्हारा ही खराब नहीं हो, तो हमें थीम के अकॉर्डिंग ये तैयार करके भी जाना है, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अंडरस्टैंड, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, पशुचारण क्या है। पशुचारण क्या है, एक नंबर तो ये यहाँ बोला है। फिर बोला है चालवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण की तुलना कीजिए तीनों आधारों पर, ठीक है। पहले तो इसकी डेफिनेशन बताना है अलग से, फिर तीनों को अंतर, इन दोनों का अंतर बताना है इन तीनों के आधार पर। भाई किन क्षेत्रों में की जाती है, इनकी क्या प्रक्रिया है, करने की क्या विशेषता है, इनमें कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ये प्राथमिक क्रियाकलाप वाले चैप्टर से है, ठीक है। तो आपको, ये थीम है हमारी। अब थीम क्या है, थीम है हमारी कि पशुचारण से रिलेटेड जितने भी कुछ चीजें हैं, जैसे क्षेत्र पूछ लिया हो या और कुछ पूछ लिया, विश्व में भोजन संग्रहण की कोई दो क्षेत्र बताइए, ठीक है। या किन क्षेत्रों में होता है। अब ये थीम है, इसको पूरा तैयार कर लो आप अच्छे से। चाहे अब देखो आगे बोर्ड ऐसे भी पूछ सकता है कि वाणिज्य पशुपालन की कोई तीन विशेषता बताओ या चार विशेषता बताओ, चालवासी पशुचारण के किन क्षेत्रों में किया जाता है, ऐसे पूछ सकता है। या कौन से पशु पाले जाते हैं इनमें, ठीक है। ये ऐसे पूछ सकता है। अब थीम, ये थीम है पशुपालन। इस थीम को ही आप अच्छे से पूरा तैयार कर लो नोट्स से, ताकि इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन हो आप इजिली हैंडल कर पाओ। अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट, इसका तो हम पूछा है कृषि क्या है, ठीक है। निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की तुलना करवा रहा है। क्षेत्र, प्रक्रिया और उपजे, उपजे में फसल, कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, इनके आधार पर है। अब थीम क्या है, थीम है सर हमारी कृषि, एग्रीकल्चर। अब कृषि में सभी आ गई, जैसे आपकी इंपोर्टेंट कृषि, रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है। ट्रक कृषि, जो 2024 में पूछा है। फार्मिंग कृषि या मिश्रित कृषि, सॉरी। क्लियर हुआ, आपको इनकी भी विशेषता याद है नहीं, ये थीम है आपकी। इसको अच्छे से बनाओ, अच्छे से तैयार करो, ताकि बोर्ड आगे से कुछ ही पूछे तो मैं पहले से तैयार रहूं। क्लियर हो गया। और बोर्ड ने 2024 में पूछा है रोपण कृषि को, और वो भी 4 नंबर में। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी थीम रिपीट होती है। और कई जगह तो क्वेश्चन हूबहू मिल जाएगा आपको, मैं बताऊंगा आगे देखना, ठीक है। और यही क्या है, यही क्या है, इसे ही मैं बोलता हूँ पावर ऑफ पी वाई क्यू। पी वाई क्यू की पावर, अगर देखो, कई बच्चों से मैं मिला हूं जो इतनी मेहनत करते नहीं, हो वो स्मार्ट वर्क करते हैं, सीधी बात है। कैसे स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, वो पी वाई क्यू को एनालिसिस करेंगे, और फिर हम वो समझेंगे कि किन किन टॉपिकों पे पूछ रहा है सवाल, कैसे बना रहा है, और कैसे जाने की, पूछे जाने की संभावना है। मैंने आपके सामने ये लिखा है ना, इनको आपको तैयार करना है अच्छे से। अब ये थीम मैंने आपके सामने थीम लिखी है, और यही पावर ऑफ पी वाई क्यू है। क्या है, पावर ऑफ पी वाई क्यू, पी वाई क्यू की पावर है ये, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि अब ये होती है पी वाई की पावर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे हमें सीख मिलती है कि पी वाई क्यू में जो टॉपिक होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, उनकी थीम होती है वो उनको अच्छे से तैयार करना है, जो मैंने आपको बताई है। सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे, फालतू घास नहीं पढ़ेंगे आप। इस इसके लिए आप नोट्स को अच्छे से फॉलो करो, साथ में पी वाई क्यू सीरीज को अच्छे से फॉलो करो, और जो आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से फॉलो करो, आपका काम इजीली हो जाएगा, देख लेना। अंडरस्टैंड। और ये पी वाई क्यू सीरीज कंटिन्यू रखेंगे जल्दी, ठीक है। और ये सबसे अच्छी बात पता है मैप में क्या है, आपसे जो मैप है ना वो नेचुरल पूछता है, ठीक है।
और इसमें सबसे अच्छी बात है कि उधर उधर कहीं इधर उधर भी भर देता हो ना आप ऐसे ऑप्शन हो तो फिर भी आपको सही माना जाता है वो। ठीक है, तो ये ऑप्शंस पूछे थे और ये इजी ऑप्शन है। ठीक है, और भारत में भी इजी ऑप्शन पूछा था उसने। और ठीक है, इसी तरह आपको क्या करना है, तैयार करना है पीवाईक्यू। मैं फिर कह रहा हूँ, जो पीवाईक्यू है, जो पीवाईक्यू है ना, इसको आप बार बार देखो। रोज रात में सोने से पहले क्या करना है, रोज रात में सोने से पहले आपको क्या देखना है, पीवाईक्यू देखना है। और सबसे ज्यादा देखना है 2022, 2023 और 2024। वो क्या बताएंगे कि भाई मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूं और ऐसे पूछे जाने की संभावना है। ये पेपर क्योंकि ये हाल ही में बोर्ड ने कंडक्ट करवाए हैं पेपर। और दो अगर आपके पास समय है तो 2023 से लेकर 2017, ये 5 सालों के, और ये पेपर यानी कि 8 सालों के पेपर आपने अच्छे से मीन द सेंस जैसे ये करवा रहे हैं अपन वैसे कर लोगे। ऑलरेडी मैं करवाऊंगा, सारी पीवाईक्यू सीरीज लेके आएंगे अपन पूरी। और आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है, कैसे सालों में रिपीट हो रहा है, कौन कौन से में हुआ है और उनकी थीम क्या थी। आप खुद कहोगे कि सर मजा आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, पीवाईक्यू की अंडरस्टैंड बनी होगी कि जैसे हम बना रखे हैं इन सभी को आपको ऐसा सोल्व करना है पीवाईक्यू को। और ये सारी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल है अपना, कौन सा, क्लियरिटी, क्लियरिटी फॉर एनसीईआरटी बाई नवीन। आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लेंगे और उस पर आपको ये चैनल सर्च करना है और ज्वाइन करना है। उस पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएगी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस आपको मैं बताता रहूंगा। साथ के साथ आपको ध्यान देना है कि किन टॉपिक्स पे ज्यादा कवर करना है। सीधी बात, आपको नो बकवास, सीधी बात क्या है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, सीधी बात है। स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं वो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बताता रहूंगा कि किन किन टॉपिकों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।